Yes guys, so now we are starting with the topic accounting standard setting process, introduction to Ind AS and IFRS. तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, करेक्ट, इंड एस का पूरा इंट्रोडक्शन, उसका रोड मैप, और IFRS इंडिया में क्यों लाने का ज़रूरत पड़ा, लाइक IFRS से इंड एस क्यों बनाया गया, हम लोग कवर करने वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से. तो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर? दीज आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स विच आर गिवन बाय एक्सपर्ट बॉडीज, जिसमें MCA, NFRA, ICAI ऐसे सब लोग इन्वॉल्व है. तो इसमें कैसे होता है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले बनाता है ASB, दैट इज ICAI का इंडिपेंडेंट बॉडी, और फिर वो पास ऑन करता है स्टैंडर्ड को NFRA को, विच इज द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. फिर NFRA MCA को देता है और MCA रोल आउट करता है मार्केट में, और MCA सबको बोलता है इसको अप्लाई होगा, इसको अप्लाई नहीं होगा, एंड सो ऑन. बट हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 मेजर चीज़ों को कवर करता है, दैट इज रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है. देन अगला पॉइंट होता है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो बेसिकली यू हैव 3 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स: यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट डेटा. ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस? सर किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है. अब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज टेकन बाय ASB, विच इज द इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ ICAI, विच वाज फॉर्म्ड इन 1977. तो ASB क्या करता है? स्टैंडर्ड बनाता है, फिर जैसे मैंने बोला वो NFRA को पास ऑन करता है, फिर NFRA MCA को पास ऑन करता है, और MCA मार्केट में रोल आउट करता है. तो जब ASB टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये उसका पूरा प्रोसेस है जो उसको फॉलो करना पड़ता है. ये पूरा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है, राइट. तो सबसे पहले ASB क्या करता है? वो एरिया आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है. उसके हिसाब से एक स्टडी ग्रुप बनाया जाता है. स्टडी ग्रुप के अंदर सब दिग्गज लोगों को ऐड किया जाता है. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, IIM के प्रिंसिपल, कोई बड़े टॉप के फैकल्टीज, करेक्ट. फिर उसके अंदर इंडस्ट्री के लोगों को लिया जाता है, जैसे कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, CEO, उन लोग को इसका ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है. फिर वो लोग एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं और उसको सबको सर्कुलेट करते हैं, अलग अलग लोगों को सर्कुलेट किया जाता है. फिर वो सर्कुलेटेड ड्राफ्ट जो है उसके ऊपर विशेष टिप्पणी आती है, दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज. और इस व्यूज के ऊपर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट फाइनलाइज किया जाता है, जिसको मैं बोलूंगा इट इज द सेकेंड लास्ट कॉपी, करेक्ट. फिर ये ड्राफ्ट के ऊपर वापस से कमेंट्स लिया जाता है, और फिर उस कमेंट्स के बेसिस के ऊपर आप ड्राफ्ट को मॉडिफाई करते हो और एक फाइनल कॉपी बनाई जाती है. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है. तो दिस इज योर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, करेक्ट. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. देन ये पॉइंट आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि इंस्टीट्यूट ने टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया है, जिसमें से सिर्फ 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी फिलहाल वैलिड है, क्योंकि AS6 डेप्रीसिएशन और AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलिमिनेट हो चुका है, बिकॉज वो अब AS10 और AS26 के साथ मर्ज हो गया है, करेक्ट. देन व्हाट वाज द नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स? हमको ग्लोबल स्टैंडर्ड की जरूरत क्या थी सर? देखिए 1991 का जो LPG मॉडल हुआ, उसके बाद इंडिया लिबरल हो गया, करेक्ट. बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिए, तो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, हम फॉरेन जाने लगे, हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया. तो इसमें क्या होता है सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेलजोल होना बहुत ज़रूरी है. अब सब लोग क्या है, वर्ल्ड में मेजरली सब लोग IFRS फॉलो कर रहे थे, और हम लोग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं. तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल नहीं है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कंपेरेबल ही नहीं होगा तो सामने वाला अपने में पैसा कैसा इन्वेस्ट करेगा? तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो समझ में आना चाहिए. तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी वांटेड द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू कम इन इंडिया ऑल्सो. देखिए, वी वांटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, करेक्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स. तो लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाकर हम लोगों को ग्रोथ होगा, करेक्ट. हम फॉरेन कंट्रीज जाएंगे, हम वहाँ के बैंक से लोन्स लेंगे, हम वहाँ के कंपनीज में पैसा लगाएंगे. जैसे टाटा ने JLR खरीद लिया था, जैगवार एंड लैंड रोवर, टाटा ने जाकर कोरस स्टील खरीद लिया था. तो ये सब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई वी हैड अ नीड फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, this is the main body behind
द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो IASB लंदन की एक बॉडी है जो जून 1973 में बनाई गई। पहले इसका नाम IASC था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, बट नाउ इट इज़ IASB। अब ये IASB ने टोटल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के नाम पर, या फिर आप जिसको IFRS बोलते हो, IFRS के नाम पर टोटल 4 चीज़ें रोल आउट की है। एक आपका IFRS, करेक्ट। सेकेंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, थर्ड IFRIC, and fourth SIC. IFRIC is nothing but International Financial Reporting Interpretations Committee and SIC is Standard Industrial Committee. तो IFRS ये 4 चीज़ों से बनता है, जिसमें IFRS और IAS स्टैंडर्ड्स है और IFRIC और SIC जो है ना वो इंटरप्रिटेशंस है। मतलब जहाँ पे भी स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता है या तो फिर स्टैंडर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल है, वहाँ पर ये लोग ने इंटरप्रिटेशंस ऑफर करके उस चीज़ को क्लैरिटी दे दिया है। दैट इज़ व्हाट दे हैव डन, करेक्ट। हम लोग ने इंडिया में IFRS एज इट इज़ अडॉप्ट नहीं किया है, हमने कन्वर्जेंस किया है। तो जो IFRS और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उसको हमने इंड AS में कन्वर्ज किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस बोलते हैं। सो कन्वर्जेंस इज बेसिकली व्हाट यू नो, किसी भी एक स्टैंडर्ड को बेस रखकर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके एक पूरा का पूरा नया स्टैंडर्ड बनाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? कन्वर्जेंस। दैट इज व्हाट वी पीपल हैव डन। सो IFRS से कंप्लाइंट होने का अपने पास 2 ऑप्शन था, या तो IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लो, जो हमने नहीं किया, हमने किया कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या है? कंसिडर दीज एज द बेस and prepare the whole new set of standards which are in line with IFRS, and that is what we have done. Then, what are the benefits or reasons for becoming IFRS compliant? So this is what you have to by heart. Cross border flow of money, listing of companies in global stock exchanges, comparability of financial statement, greater transparency, low risk of error, and helping investors in decision making. So these are few reasons because of which we became IFRS compliant. अब ये एक important question है, what are carve-in and carve-out? एकदम सर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमने IFRS को और इंड AS को इन लाइन रखने की बहुत कोशिश की है, बट ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे IFRS और इंड AS को साथ में नहीं रखा जा सकता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लीगल सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम। तो इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और यूके का, क्योंकि IFRS जो है वो यूके बेस्ड है और उसको यूरोप का पूरा इकोनॉमी वगैरह ध्यान में रखते हुए, लीगल सिस्टम ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यूरोपियन लॉज, यूके का लॉ, इंडिया का लॉ अलग है, वहाँ का इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी अलग है। तो हमने पूरा का पूरा एज इट इज़ रखने का कोशिश किया है, बट कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे हमको और फर्दर चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी था, जो IFRS में ऑलरेडी है, बट उसके अलावा हमको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज कार्विन। और कार्व आउट उसका उल्टा है। कार्व आउट का मतलब क्या है? कुछ चीज़ जो ऑलरेडी IFRS में है बट हमको नहीं चाहिए वो, क्योंकि वो हमारे कानून के हिसाब से नहीं है, तो हम वहाँ से बाहर निकल गए। दैट इज कॉल्ड एज कार्व आउट। सो कार्विन इज बेसिकली एडिंग न्यू थिंग्स टू IFRS एंड मेकिंग इंड AS, एंड कार्व आउट मीन्स वॉट एवर इज देयर इन इंड AS, वहाँ से हमने डिविएट किया अपने आप को, राइट, एंड वी मेड अवर न्यू और अवर rule as per our own requirements. That is what you mean by carve in and carve out. See, देखिए, the differences which are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS are known as carve outs, and additional guidance given in Ind AS over and above what is in IFRS is termed as carve in. Right? तो ये सब important points ही मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, क्योंकि हमको इसको एक quick तरीके में complete करना है before the exam. अब सीधा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स व्हाट आर इंड AS. इंड AS इज बेसिकली द सेकंड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. आपका जो फर्स्ट सेट है दैट इज योर बेसिक AS, करेक्ट. इंड AS इज योर सेकंड सेट. अब ये जो इंड AS है ये पूरी तरह से IFRS को कन्वर्ज किया हुआ है. इंड AS की एप्लीकेबिलिटी फिलहाल इंडिया में सिर्फ कंपनीज के ऊपर है, एंड दैट टू इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनीज. उन्होंने क्राइटेरियाज दिया हुआ है, फेज दिया हुआ है, करेक्ट. उसके हिसाब से अगर आप उसमें क्राइटेरिया में बैठते हो तो ही आपको इंड AS अप्लाई होता है, करेक्ट. अब सबसे मज़ेदार बात, जो इंड AS का नंबरिंग है ना, नंबरिंग वो IFRS और IAS से एज इट इज़ पिकअप किया गया. बस खाली प्रॉब्लम क्या है कि IFRS 1 2 3 4 5 6 है, IAS भी 1 2 3 4 5 6 है. तो अपने को इंड AS में ना
1 2 3 4 5 अप टू 16 दो बार आता था। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया मालूम है, जो IAS के नंबरिंग है ना वही सेम हमने इंड एस को एज इट इज दे दिया। लाइक फॉर एग्जांपल IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज इन्वेंट्री, हमारा इंड एस 2 भी इन्वेंट्री है। IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, हमारा IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। बट उनका IFRS 1 हमारा वापस इंड एस 1 नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जितने भी IFRS के नंबरिंग है ना उसके आगे हमने 100 लगा दिया। लाइक फॉर एग्जांपल IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन हमारे लिए बन गया इंड एस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। IFRS 16 लीज हमारे लिए बन गया इंड एस 116 लीज, खाली 100 ऐड कर दिया आगे। तो ऐसे हमने नंबरिंग्स दिए हुए हैं, करेक्ट। इंड एस इंडिया के अंदर सबसे पहली बार 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, और उस टाइम पे वो वॉलेंटरी नहीं था, उस टाइम पे वो मैंडेटरी नहीं था, वॉलेंटरी था। और ये जो मैं अब आपके साथ रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, करेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, इंड एस को एक साथ सब पे अप्लाई नहीं किया क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इन लोग ने क्या डिसाइड किया कि अपन फेज वाइज इंड एस को अप्लाई करते हैं, एक साथ अप्लाई नहीं करते, विल गो फेज वाइज। तो 1 अप्रैल 2015 को वॉलेंटरी बेसिस पे अप्लाई किया गया कि भाई जिसको अप्लाई करना है करो, बाकी के लोग नहीं करना है मत करो। बट 1 अप्रैल 2016 को आपका फर्स्ट फेज आया विच वॉज द मैंडेटरी फेज, एंड दिस वॉज ओनली फॉर कंपनीज। और यहाँ पे कुछ 3 कंडीशंस दिए गए। ऑल लिस्टेड कंपनीज विद अ नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज विद अ नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, एंड सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ऑफ द अबाव कंपनी। तो जिन्होंने भी ये कंडीशंस को मीट किया सबको 1 अप्रैल 2016 से इंड एस अप्लाई हो गया। फिर ऐसे ही इन्होंने 1 अप्रैल 2017 को सेकेंड फेज लॉन्च किया विच इज अगेन अ मैंडेटरी फेज, अगेन फॉर कंपनी। अब ये जो फेज है ना इसमें ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को स्कोप में लेना था, तो इन्होंने थोड़े रूल्स चेंज कर दिए। अब इन्होंने बोला ऑल लिस्टेड कंपनीज, नेटवर्थ गया तेल लेने, अगर आप लिस्टेड हो इंड एस अप्लाई होगा। और अनलिस्टेड वालों को बोला भैया अभी 500 करोड़ नहीं, अभी 250 करोड़ का नेटवर्थ। तो ऑल लिस्टेड कंपनी विद अ नेटवर्थ ऑफ लेस देन और इक्वल टू, ऑल अनलिस्टेड कंपनी विद अ नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़, उन लोग को भी ले लिया लपेटे में, और उसके सब्सिडरीज एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर्स भी आ गए अंदर। तो अगर आप एक होल्डिंग कंपनी हो, आप लिस्टेड हो, आपके सारे सब्सिडरीज भी यहां पर आ जाएंगे, आपके एसोसिएट्स, आपके जॉइंट वेंचर्स सारे कुछ आ जाएंगे। फिर 1 अप्रैल 2018 was a mandatory phase for bank, NBFC, insurance company excluding regional rural banks and cooperative banks। तो बैंक्स के लिए वगैरह सब 1 अप्रैल 2018 को पहला फेज आया, मैंडेटरी फेज है। सेम जो कंपनी का फेज था वही कॉपी पेस्ट किया। ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड एंटिटीज विद अ नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ एंड सब्सिडरी एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर। फिर इस फेज को ओवरराइड किया सेकेंड फेज ने। जैसे कंपनीज का फेज 1 वॉज ओवर रिडन बाय फेज 2, मतलब एज ऑन टुडे अगर किसी कंपनी को चेक करना है कि मेरे को इंड एस अप्लाई होता है कि नहीं, तो वो फेज 1 नहीं देखेगा, वो फेज 2 ही देखेगा, क्योंकि फेज 1 को फेज 2 ने ओवरराइड कर दिया। वैसे ही 1 अप्रैल 2018 के बाद 1 अप्रैल 2019 बैंक्स का सेकेंड मैंडेटरी फेज आया जिसने फेज 1 को ओवरराइड कर दिया, और ये सेम फेज 2 है जो कंपनीज के लिए दिया था। ऑल लिस्टेड एंटरप्राइजेस नेटवर्थ छोड़ दो, एंड अनलिस्टेड विद अ नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़, सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स आल्सो कवर्ड। बट सर अभी नया कानून आया 2020-21 में कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज को इंड एस अप्लाई नहीं होगा, उनको एग्जेम्पशन दे दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। तो आरबीआई ने और आईआरडीए ने रूल पास कर दिया था कि भैया बैंक वालों को सिर्फ एएस अप्लाई होगा, इंश्योरेंस कंपनीज को भी एएस अप्लाई होगा, इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट एनबीएफसी को अप्लाई होगा, करेक्ट। और कोई भी बैंक या एनबीएफसी वॉलेंटरीली इंड एस अप्लाई नहीं कर सकता है। वो लोग इंड एस तभी अप्लाई करेंगे अगर वो लोग आपके रोड मैप में आते हैं तो, करेक्ट। देन अगर एक कंपनी लिस्टेड नहीं है बट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, इवन वो भी आ जाएगा इंड एस के स्कोप में। या तो फिर एक कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है बट वो फॉरेन कंट्री में लिस्टेड है, इवन वो भी स्कोप में आ जाएगा, उसको भी इंड एस अप्लाई होगा।
और सर सबसे लास्ट पॉइंट, इंड एस इरिवोकेबल है, मतलब एक बार अप्लाई हो गया तो लाइफ टाइम अप्लाई करते रहना पड़ेगा। सर बट मैं फेज 2 में आ गया था, मेरा लिस्टेड था मैं, तो मेरे को इंड एस अप्लाई हुआ, अभी मैं अनलिस्टेड है और मेरा नेटवर्थ भी 200 करोड़ है, तो मैं तो बाहर निकल गया ना। एक बार इंड एस अप्लाई हो गया ना तो कंपनी लिक्विडेट होने तक इंड एस अप्लाई करना ही पड़ेगा, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, करेक्ट। तो ये आपका स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन टू आईएफआरएस, इंड एस एंड रोड मैप, ये टॉपिक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज योर रोड मैप टू इंड एस, करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली कार्विन एंड कार्व आउट ऑफ इंड एस, ये इंपॉर्टेंट है। थर्डली बेनिफिट्स और रीजंस फॉर बिकमिंग आईएफआरएस कंप्लायंट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलोड बाय स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। तो ये 4-5 पॉइंट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, राइट। सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस पार्ट। थैंक यू वेरी मच।